हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इवोल्यूशन सीरीज पार्ट थर्ड। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडाप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इन 3 टॉपिक्स पे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की इवोल्यूशन हुआ है, इस चीज़ के हमारे पास क्या एविडेंसेज हैं उसको हमने डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो गो टू द चैनल और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है इवोल्यूशन क्लास 12 नाम से, वहाँ पर आप जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के लिए। ठीक है, सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द वीडियोस नोटिफिकेशन। ओके, सो सबसे स्टार्ट करते हैं एडाप्टिव रेडिएशन की। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है? ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ही बात करी थी कि डार्विन ने बताया कि डार्विन जब एक सी वॉयज पे थे, ठीक है, थ्रू हिज शिप जिसका नाम HMS बीगल था, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की और उससे एक कंक्लूजन दिया। तो उसी ड्यूरिंग क्या था कि जब वो सी वॉयज पे थे तो वो गैलापेगोस आइलैंड पे गए। ठीक है, तो उन्होंने गैलापेगोस आइलैंड पे क्या देखा कि उन्होंने देखा एक बर्ड्स की वेराइटी देखी, एक बर्ड्स जिसको उन्होंने बाद में डार्विन फिंचेज का नाम दिया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स देखी जिसको उन्होंने लेटर डार्विन फिंचेज कहा। तो उन खास बात क्या थी उन स्मॉल ब्लैक बर्ड्स में कि कई सारी वेराइटीज फिंचेज की सेम आइलैंड पे थी, मतलब वो गैलापेगोस आइलैंड पे ही, ठीक है, एक ही स्पीसीज की सेम कई सारी वेराइटी थी। जैसे एक बर्ड थी स्मॉल ब्लैक बर्ड, उससे कई सारे स्पीसीज की कई सारी वेराइटीज उसी सेम बर्ड्स की थी। तो उस चीज ने उन्हें अमेज कर दिया, चकित कर दिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, और वो सभी जो सारी बर्ड थी उन्होंने क्या बताया कि वो जितनी भी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स थी फ्रॉम वो ओरिजिनली एराइज हुई थी फ्रॉम द सीड ईटिंग बर्ड से। मतलब जो पहले बर्ड थी, जो सबसे पहली बर्ड थी जिससे कि डिफरेंट वेराइटीज बनी थी, वो एक सीड ईटिंग बर्ड थी। उस बर्ड का फीचर सीड ईटिंग था। तो जैसे यू कैन लुक इन दिस डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, कि किसी की जो मतलब बेसिकली जो वेरिएशंस थी उनके बीक में थी। ठीक है, अल्टर्ड बीक एरोज, ठीक है, मतलब सब में जो उनकी बीक थी, चोंच थी, उन सब डिफरेंट वेराइटीज जो थी उनमें बीक्स में डिफरेंस था। ठीक है, किसी में लार्ज थी, पॉइंटेड थी, तो किसी में स्मॉल थी। ठीक है, या ऐसे ऐसे करके किसी में पॉइंटेड ज्यादा थी, किसी में स्मॉल थी। तो ये वेरिएशन उनके बीक्स में देखने को मिला, वेराइटीज डिफरेंट थी। अब इस चीज को उन्होंने मतलब इससे क्या फायदा हुआ कि कुछ जो बर्ड्स थी वो इंसेक्टिवोरस हो गई, ठीक है, जो इंसेक्ट्स को खाती थी, और उसी में से कुछ वेजिटेरियन हो गई। ठीक है, तो ये चीज वेरिएशन देखने को मिला उन्हें कि एक फ्रॉम ओरिजिनली स्मॉल ब्लैक बर्ड जो कि सीड ईटिंग थी, उनसे कई सारे डिफरेंट वेराइटीज जो है बर्ड्स की सेम आइलैंड पे एराइज हुई। ठीक है, तो इसी चीज को उन्होंने कहा एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन की डिफिनेशन क्या है? ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, मतलब अलग अलग स्पीसीज, जैसे ये बर्ड एक स्पीसीज हो गई, मे बी वहां पर डॉग्स हो सकते हैं, मे बी कैट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज का सो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया, जैसे ये एक हमारा एक जियोग्राफिकल एरिया है बड़ा सा, एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, ठीक है, कई सारी स्पीसीज जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी हैविंग हैबिटेट्स इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो इसको मतलब समझते हैं। जैसे मान लो कोई स्पीसीज थी, ठीक है, जैसे यहाँ पर डार्विन फिंचेस की ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये एक स्मॉल बर्ड ईटिंग बर्ड, मतलब स्मॉल ब्लैक सीड ईटिंग बर्ड थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, गैलापेगोस आइलैंड्स के ही अंदर जो है, देखो अब एक बड़ा आइलैंड है तो उसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, कहीं कोल्ड होगा, कहीं वार्म होगा, कहीं रेनी होगा, कहीं स्नोई होगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जब डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं तो अब जाहिर सी बात है डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होंगे तो वहां पर जो फूड की अवेलेबिलिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। कहीं मेनली इंसेक्ट्स मिल रहे होंगे तो बर्ड्स को इंसेक्ट पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा अगर उन्हें वहां पर सरवाइव करना है। कहीं पर जो है वो वेजिटेरियंस ही फूड मतलब वेजिटेरियन फूड ही अवेलेबल होगा, तो उस तरीके से उनको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो उसी फूड पे अपने आप को सरवाइव कर सके। तो इसलिए जो डिफरेंट हैबिटेट्स है एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, तो उस अकॉर्डिंग जो है इन बर्ड्स ने अपने आप को मतलब इन वर्ड्स ने अपने आप को इवॉल्व किया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हैविंग डिफरेंट हैबिटेट्स में एक
मतलब डिफरेंट स्पीसीज जो है वो मतलब डिफरेंट स्पीसीज अडाप्ट कर जाती हैं अपने आप को, मतलब अडाप्ट करने के लिए, तो इस चीज को एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो डार्विन फिंचेज का एग्जांपल हो गया, और एक एग्जांपल और जो है वो डार्विन ने किसका दिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल को। तो ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, ठीक है, मतलब एक ऑस्ट्रेलियन आइलैंड में क्या था कि एक कॉमन एंसेस्टर थे मार्सुपियल के, वहां से उन एक मतलब एंसेस्टर से कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज जो है वो इस मार्सुपियल्स की डेराइव हुई या इवॉल्व हुई। ठीक है, उसी सेम आइलैंड में ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन हैविंग डिफरेंट हैबिटेट्स में। तो ये भी एक एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो एडाप्टिव रेडिएशन आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हो रहे होंगे तो उन्हें हम वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर से समझो इस बात को, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammal, each of which appears to similar to a corresponding marsupial। देखो, marsupials of Australia and placental mammals, ठीक है, placental mammals in Australia and marsupials of Australia, मतलब ऑस्ट्रेलिया ही आइलैंड के अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही आइलैंड के अंदर दो एडाप्टिव रेडिएशन हो रहे थे। एक प्लेसेंटल मेमल्स अपने कॉमन एंसेस्टर से, एक प्लेसेंटल मेमल्स, और दूसरे क्या थे मार्सुपियल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, एक ही ज्योग्राफी मतलब ऑस्ट्रेलिया के ही अंदर ये दोनों अडॉप्ट हो रहे थे, एडाप्टिव रेडिएशन शो कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब ये अपने प्लेसेंटल मेमल्स डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में डेवलप हो रहा था फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में डेवलप हो रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे। तो ये एक ही एरिया, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अगर एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है, एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन होना इज शोइंग कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज आई होप क्लियर होगी। तो अभी याद क्या करना है, क्वेश्चन कहाँ कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो तुम्हें करस्पॉन्डिंग प्लेसेंटल मैमल्स के करस्पॉन्डिंग एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बताना है। जैसे मोल इज इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, की जैसे मोल्स डेवलप हुए ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स में, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में मार्सुपियल मोल हुए। तो एंटीटर का जो काउंटर पार्ट है वो नम्बैट है, नम्बैट इज एंटीटर। माउस का मार्सुपियल माउस, लेमर का स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वेरल का फ्लाइंग फेलेंजर, बॉबकैट का टैस्मेनियन टाइगर कैट, वुल्फ का टैस्मेनियन वुल्फ। तो ये काउंटर पार्ट्स पूछते हैं कि कौन से प्लेसेंटल मैमल्स इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। तो क्वेश्चन में एक दे देगा मोल, तुमसे पूछेगा दूसरा कौन सा है, मार्सुपियल मोल। तो इजी, ये सारे तो इजी हैं जिनके अंदर एंटीटर या नम्बैट है, ये थोड़ा सा याद है। जिसमें सेम अंत में आ रहा है तो वो तो इजी है, बट जो याद करना है वो ये है, जैसे लेमर का स्पॉटेड खसखस, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वेरल का फ्लाइंग फेलेंजर, बॉब कैट का तस्मानियन टाइगर कैट। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेरिएशन है जिसमें सिमिलरिटी नहीं मैच कर रहे हैं नेमिंग में, तो वो याद करने की जरूरत है। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, एडाप्टिव रेडिएशन की मतलब डेफिनेशन क्या है कि एक ही मतलब प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया हैविंग डिफरेंट हैबिटेट्स। ठीक है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होके और रेडिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो एडाप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल क्या है, डार्विन्स फिंचेज हैं, प्लेसेंटल मेमल्स हैं, ठीक है, मार्सुपियल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मेमल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि ठीक है एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। अब बात करेंगे कि हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, मतलब इवोल्यूशन कैसे होता है। तो इवोल्यूशन एक तो नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने बताया था उससे होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या थी, अब देखो जहां बात आती है कि इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन सिर्फ का मतलब है कि वो ओरिजिनली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से स्टार्ट हुआ होगा विथ डिफरेंसेज इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटिंग। मतलब देखो इवोल्यूशन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा, ठीक है, इवोल्यूशन लिविंग थिंग्स में ही हुआ होगा। तो इवोल्यूशन तब से स्टार्ट हुआ होगा जब लिविंग लाइफ या सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे बन चुकी होगी, तब से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, और डार्विनियन थियरी जो है वो सिंपली किसकी बात करता है, नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है। तो देखो अब अगला जो मैंने ये हाईलाइट किया है ये क्वेश्चन है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल ऑफ और द लाइफ स्पैन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है, डार्विन ने कहा कि जो इवोल्यूशन
या जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, मतलब अगर जैसे डार्विन फिंचेस के केस में बात करें तो डार्विन फिंचेस एक स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड से बहुत सारी वेराइटीज बन गई थी डिफरेंस इन दियर बीक्स में, ठीक। तो ये जो चीज हुई, इवोल्यूशन हुआ, जो डिफरेंट वेराइटीज बनी, ये डिपेंड करेगा कि उस लाइफ फॉर्म की ओरिजिनल लाइफ स्पैन क्या है, मतलब कौन सा लाइफ फॉर्म ज्यादा दिन तक जी रहा है। मतलब अगर जैसे एलिफेंट की बात कर लें, ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की ऑन एन एवरेज 60-65 ईयर्स मान लें, ठीक है, या फिर जो एलिफेंट्स की भी लाइफ स्पैन ज्यादा है। तो जिस लाइफ फॉर्म की जितनी ज्यादा लाइफ स्पैन होगी उसमें इवोल्यूशन होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ये इस लाइन का मतलब है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या लिया है कि जैसे माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया होते हैं। अब कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है, हमें पता है कि 1 घंटे में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया डिवाइड करके बन सकते हैं, तो उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, ठीक है। तो अगर कोई हमने एक कल्चर प्लेट ली जिसमें हम कोई मीडियम ए है, ठीक है, उसमें कोई एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया ए ग्रो कर रहा है, तो ये क्या बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, या इन केस यहाँ पर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी जो इस मीडियम में ग्रो करने की कैपेबिलिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है, वो इसमें इनहेरिटेड है, कि इसको गॉड ने अल्टीमेटली दे रखा है। तो मतलब हर एक पॉपुलेशन की हर एक स्पीसीज के पॉपुलेशन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक कैपेबिलिटी होती है किसी भी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने की, उसके अंदर। मतलब अगर कोई गर्मी में रह रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म वार्म कंडीशन में रह रहा है, तो उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक कैपेबिलिटी है। अगर कोई हॉट में रह रहा है तो वो हॉट में रहने की कैपेबिलिटी है। ये चीज इन्होंने कही, ठीक है। तो अब जैसे इस बैक्टीरिया में अगर हम मीडियम ए में कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, ठीक है, ग्रो कर रहा था, हमने क्या किया, उस कल्चर मीडियम को चेंज करके मीडियम बी कर दिया, मतलब कोई दूसरा न्यूट्रिएंट मीडियम रख दिया। तो अब हम क्या पाएंगे कि जितनी पॉपुलेशंस कल्चर ए में ग्रो कर रही थी अब उतनी नहीं ग्रो करेंगी, कुछ पॉपुलेशन डाई कर जाएंगी, मर जाएंगी, कुछ ही पॉपुलेशन ग्रो कर पाएंगी। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रो कर पाई, तो इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया कि उनमें वो कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं अंदर इनहेरिट थी पहले से, बट जब मीडियम चेंज हुआ तो वो सरवाइव कर पाई क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी थी। तो ये जो इवोल्यूशन होगा, ये जो नए लाइफ फॉर्म्स में इवोल्यूशन होगा, ये चीज डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कितनी थी। अब बैक्टीरिया के केस में ये कुछ दिनों में ही हो जाएगा क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, जो दूसरे लाइफ फॉर्म्स है, ह्यूमंस हैं, एलिफेंट्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जिनकी लाइफ स्पैन ज्यादा है, तो इनमें यही सेम चीज, यही सेम इवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगा। तो ये इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है। तो एक बार इसे रीडिंग कर लेते हैं। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर्स। 1 घंटे में डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को घंटों में। A colony of bacteria, say A, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability। जो मैंने बात करी कि उनमें built-in variation होती है, ठीक है, built-in variation होती है in terms of ability to utilize a feed component। कि मतलब कोई एक बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक टाइप के ही मीडियम पे ग्रो कर रहा है, तो इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि उसकी एक इनहेरिट कैपेबिलिटी है। तो अगर हम चेंज इन मीडियम करेंगे, कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बी दैट कैन सर्वाइव अंडर, मतलब जो नई कंडीशन के अंदर मीडियम चेंज करने पे जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे वही सिर्फ उसमें ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ये सेम चीज का, तो एक बारी अपने तरफ से भी इन लाइनों को पढ़ लेना। वेरिएंट्स, पॉपुलेशन, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो दिस वुड हैपन विद इन डेज। तो बैक्टीरिया के केस में ये इवोल्यूशन कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज को फाउल में, फिश में, जिनकी लाइफ स्पैन ज्यादा है, वहां होना है तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, ठीक है। तो ये था जो है वो ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। अब देखो, अब जैसे बी वाली पॉपुलेशन जो है आउट ग्रोथ करी, मतलब उसका नंबर ज्यादा हुआ, वो ग्रो करी, ठीक है। ए में एक मतलब जो कल्चर ए में हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रो कर रहे थे उसमें से कुछ ही थी, जब मीडियम चेंज किया तो बी पॉपुलेशन ग्रो करी। तो ये बी पॉपुलेशन की जो फिटनेस है, फिटनेस डार्विनियन की हिसाब से क्या थी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एनसीईआरटी की लाइन है ओनली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करता है। तो जो फिटनेस बी की है वो ए से ज्यादा है, सिंपली यही मीनिंग है, तभी बी वाला ग्रो कर पाया, ठीक है। तो बस वही लिखता है, ठीक है। देर अब क्या है कि फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए अंडर द न्यू कंडीशन। नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। तो नेचर का अल्टीमेट एम क्या है कि फिटनेस को सेलेक्ट करेगा। जो नेचुरल सिलेक्शन हो, मतलब जो ज्यादा अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएगा वही सिलेक्ट होगा नेचर में, वही ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये जो है वो सारे क्वेश्चन है जो मैंने मार्क किए। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड, ठीक है।
तो ये जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, हम बोल रहे हैं कि किसी की ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा होगी वो ग्रो करेगा ज़्यादा अपने आप को, जिसकी कम होगी वो नहीं ग्रो कर पाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो ये जो फिटनेस आई वो उसमें इनहेरिटेड है, वो उसके जीन्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। दो कि जीन जैसा टर्म डार्विन ने नहीं यूज किया था, बट इन डिफरेंट सेंस ही हैज सेड कि हाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें इनहेरिटेड होती है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। इसलिए कहा था देयर मस्ट बी ए जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व, इसलिए एक जेनेटिक बेसिस मस्ट है। ये सारी चीजें जो भी हो रही होंगी उसका एक जेनेटिक बेसिस होगा कि हाँ कोई रिप्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है तो उसके जीन्स में ऐसा होगा। इसी चीज को दूसरा तरीका क्या है कहने का कि द ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन ए अदरवाइज हॉस्टाइल, मतलब जाहिर सी बात है जो अपने आप को हॉस्टाइल मतलब कि जो फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है उसमें अपने आप को जो उसमें भी सर्वाइव कर पा रहा है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, उसके जीन्स में ऐसा है, ठीक है। एडाप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, ठीक है। तो जो एडाप्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में दिए होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो एडाप्टिव एबिलिटी होती है, मतलब जो किसी ऑर्गेनिज्म में अगर वो डिफरेंट कंडीशंस में, इन्वायरमेंटल कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू द फूड, क्लाइमेट के कंडीशन में, जियोग्राफिकल कंडीशन में अगर अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, तो वो जो इसमें एडाप्टिव कैपेबिलिटी है वो इनहेरिटेड होगी, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी। जो पेरेंट्स होंगे वो अपने प्रोजेनी में उसको ट्रांसफर करेंगे, ये इसका मतलब है। तो इसका जेनेटिक बेसिस होता है। और अल्टीमेटली ये सब जो भी कहानी हो रही है कि इवोल्यूशन हो रहा है ना, अल्टर्ड बीक हुई किसी में, जैसे डार्विन फिंचेज में मार्सुपियल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में एडाप्टिव रेडिएशन हुआ, तो ये सब का अंत रिजल्ट क्या है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फिटनेस, अपनी फिटनेस को बढ़ा रहे हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं कि वो हर एक डिफरेंट कंडीशन में अपने आप को रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बढ़ा पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। अगेन अ क्वेश्चन, डायरेक्टली लाइंस लिखी होती है, ठीक है। अब ये भी है, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंपोनेंट्स ऑफ डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं डार्विन और ब्रांचिंग डिसेंट की, ठीक है। अब डार्विन से भी पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रेंच, मतलब जो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम लेमार्क था। उन्होंने क्या कहा था कि इवोल्यूशन जो लाइफ फॉर्म का होता है हैड अकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज, मतलब उन्होंने क्या कहा था अकॉर्डिंग टू द लेमार्क कि जो जिस ऑर्गन को हम जितना ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा उसमें इवोल्यूशन होगा, उतना ज्यादा ग्रो होगा। अगर जिस ऑर्गन को हम नहीं यूज करेंगे तो वो डिसयूज हो जाएगा, मतलब डिसयूज एट्रोफी, मतलब वो हम नहीं अगर उसका यूज करेंगे तो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये लेमार्क ने कहा था, यूज एंड डिसयूज थियरी थी उनकी ऑफ ऑर्गन्स। तो उन्होंने सिंपली एग्जांपल जिराफ का दिया था। जिराफ का क्या एग्जांपल दिया था कि जो पेड़ थे पहले घासेस थी, मतलब ग्रासेस थी, लेकिन जैसे जैसे जियोग्राफिकल चेंज हुआ तो बड़े बड़े पेड़ होने लगे। तो जो जिराफ्स थे उनकी पहले नेक इतनी हाई नहीं थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो इन पेड़ों तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे वो अपने मतलब पहले गर्दन को ऊपर करके खाते थे। तो ऐसे ऐसे करते करते मिलियंस ऑफ ईयर्स में उनकी जो नेक है वो लंबी हो गई, ठीक है, ताकि वो ऊपर बड़े पेड़ों को फॉरेज कर सकें, चढ़ सकें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, बट ऐसा अब नहीं माना जाता है। नो बॉडी बिलीव्स द कंजेक्चर एनी मोर, ठीक है। बट वो जस्ट थिंक कि उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। नाउ इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस या द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? अब एनसीईआरटी बोलता है कि ये इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस हो रही है कोई कि हाँ धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है, या किसी रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है इवोल्यूशन, ठीक है। तो अब इस दोनों क्वेश्चन के दो आंसर है। वो क्या कहता है कि अगर हम बात करते हैं कि व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज प्रोसेस, मतलब अगर हम वर्ड इस वर्ड की स्टोरी को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो कि ये वर्ड कैसे बना, तो फिर इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो कि हुआ है। लेकिन अगर हमें अदर हैंड पे ये डिस्क्राइब करना हो कि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, कि इस अर्थ पे लाइफ कैसे बनी, या लाइफ जो अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंट में ये कैसे आई, तो इसका आंसर है कि इवोल्यूशन को हम फिर बोलेंगे एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस है, ठीक है, किसी एक प्रोसेस का कॉन्सिक्वेंस है। जैसे अभी हम जो लाइफ देख रहे हैं, ह्यूमंस को देख रहे हैं, डॉग्स को, कैट्स को, या डिफरेंट स्पीसीज जो भी हम देख रहे हैं, तो ये जो आज हम देख रहे हैं ये इवोल्यूशन हुआ है, उसका रिजल्ट है हमें। तो ये उस समय क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंस of a process called natural selection. When we describe the story of life on earth we treat evolution as a consequence of a process called natural selection. मतलब ये जो हम देख रहे हैं आज, ये नेचुरल सिलेक्शन हो करके ये चीज डेवलप हुई है। ये अभी की जो स्पीसीज वेरिएशन है, सारी चीजें हैं वो ऐसे हैं बिकॉज ऑफ द
प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो उस समय हम इवोल्यूशन को एक कॉन्सिक्वेंस मानेंगे। लेकिन जब हम वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, स्टोरी ऑफ द वर्ड कि वर्ड कैसे बना, तो उस टाइम हम इवोल्यूशन को एज अ प्रोसेस डिफाइन करेंगे। बट वट एवर, तुम्हें ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज वेरी क्लियर, वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड, अभी हमें खुद भी बहुत, मतलब साइंटिस्ट भी नहीं बहुत कंफर्म्ड है कि इवोल्यूशन को हम प्रोसेस की तरीके से माने या कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस के तरीके से माने। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब अगली कहानी आती है ना, किसकी? थॉमस माल्थस की। तो उन्होंने क्या किया, क्या लिखा है? इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। तो थॉमस माल्थन का जो वर्क था वो पॉपुलेशन पे था, तो उन्होंने कहते हैं कि उनकी स्टडी, थॉमस माल्थन की स्टडी ने डार्विन को भी इन्फ्लुएंस किया होगा। क्योंकि मतलब क्या था इसका मतलब, क्योंकि देखो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कुछ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जो कि फैक्चुअल है, कि फैक्ट्स हैं, हाँ ऐसे है, ये फैक्ट है, बस उसका कोई हमें बहुत खासा रीजन नहीं पता कि कैसा है। तो ये चीज, इस चीज पे नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड है। एग्जाम्पल के लिए अब देखो, हमने कुछ चीजें मानी है, ठीक है, क्या मानी है? अगर हमने नेचुरल सिलेक्शन बोला है तो कुछ चीजों को हमने माना है कि ऐसा है, तभी नेचुरल सिलेक्शन है। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, मतलब इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे खाना यानी फूड लिमिटेड है, ठीक है। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, की मतलब पॉपुलेशन को जो साइज है वो स्टेबल रहेगा। एक सीजनल वेरिएशन हो सकता है, मतलब किसी सीजन में थोड़े बहुत नंबर ऑर्गेनिज्म के लाइफ फॉर्म्स के ज्यादा हो जाएं, थोड़े बहुत कम हो जाएं, बट ओवरऑल अगर इन जनरल बात करें तो जो पॉपुलेशन है उसका जो साइज है वो मतलब कि कांस्टेंट होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें, एक हमारे पास रूम है, जिस रूम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 100 आदमी आ सकते हैं। 100 आदमी का रूम है, 100 पर्सन आ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसमें तुम 100 पर्सन तक रख सकते हो, उसको ऊपर नहीं रख सकते। 100 के ऊपर थोड़ा बहुत और कोशिश करोगे तो 102 104 आ जाएंगे, बट उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो 100 उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो इसी तरह एक पॉपुलेशन की इस मैक्सिमम रीच है कि हाँ इतने तक ही उनका नंबर हो सकता है, तो वो भी चीज हमने माना है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब और हर एक, मतलब जैसे एक डॉग है, ठीक ठीक है, तो जो डॉग की पॉपुलेशन है, तो अब डॉग की एक पॉपुलेशन है, एक कैट की पॉपुलेशन है, ठीक है, एक ह्यूमंस की पॉपुलेशन है। तो ये क्या कह रहा है कि जो पॉपुलेशन होंगे वो वेरी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, जाहिर सी बात है। डॉग अलग, उसके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैट का अलग होगा, इस तरीके से। और इवन ये तक कहता है कि एक सेम पॉपुलेशन में भी जो दो इंडिविजुअल होंगे वो अपने आप में डिफरेंट होंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस, हमें भी पता है कि दो डॉग्स हैं, दो डॉग्स में अगर हम मैच करें, दो डिफरेंट डॉग्स हैं, तो उनके में भी हाइट डिफरेंट हो सकता है, वेट डिफरेंट हो सकता है, कलर डिफरेंट हो सकता है। ह्यूमंस में ही देख ले, किसी की हाइट डिफरेंट हो सकती है, किसी का वेट कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, फेस तो डिफरेंट होता है। तो ये चीज बोलता है कि दो जो इवन मतलब पॉपुलेशन, जो डिफरेंट पॉपुलेशन, उनमें तो जाहिर सी बात है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ही। इवन सिमिलर पॉपुलेशन के भी अंदर जो है भले से वो सुपरफिशियली देखने में सिमिलर हो, ठीक है, लेकिन उनमें भी वेरिएशन होगी जो कि इनहेरिटेड होगी, ठीक है। जाहिर सी बात इनहेरिटेड होगी। जैसे जो जो लंबा है तो उसके अंदर उसकी हाइट जो है ज्यादा है, तो उसकी जीन्स भी उसी तरीके से होंगे, तो लाइक दैट, ठीक है। द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। और ये अगला फैक्ट क्या बोलता है? 3 हमने बात करे, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन वेरी करता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। तीसरी चीज क्या है कि अगर जो है वो हम मतलब एक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी का मैक्सिमम यूटिलाइज करे तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो सकती है उसकी, मतलब 2 टू द पावर n के हिसाब से उसकी ग्रोथ हो सकती है। और ऐसा हमें देखने को भी मिलता है बैक्टीरियल कल्चर में जब हम कराते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने माना। और वही लिखा है कि विच shown but and fact that population sizes in reality are limited means that there had been competition। तो इसका अंत मतलब ये सब कुछ हुआ कि इसलिए ऐसा है क्योंकि पॉपुलेशन की जो साइज है वो कांस्टेंट है, और जो इनफैक्ट जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, तो इसलिए रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन होगा। तो यही सारी कहानी नेचुरल सिलेक्शन को लेके आती है कि सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन होना जरूरी ही क्यों था? तो इसीलिए था क्योंकि इतनी सारी चीजें थी, इसलिए, ठीक है। Only some survived and grew at the cost of others could not flourish। वही सेम चीज लिख रहा है। The novelty and brilliant insight of Darwin was this, he asserted that variation which are heritable। देखो अब ये क्या बोलते थे, डार्विन ने वेरिएशन की बात करी थी, ये हमें पता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो वेरिएशंस होती हैं हेरिटेबल होती हैं, ठीक है, which makes resources utilization better for few will enable। सिंपल चीज, उसी चीज को बार बार बोल रहा है घुमा फिरा के कि जो जो वेरिएशंस होती हैं वो हेरिटेबल होती हैं, ठीक है। और वो वेरिएशंस होती हैं वो हेरिटेबल होती हैं और रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन बेटर करती हैं, ठीक है। तो
उन्हीं को हम वेरिएशन मानेंगे। हेरिटेबल हो मतलब एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाए, ठीक है। और दूसरी बात, वो उन वेरिएशन ऐसी हो जो पहले से सुपीरियर हो, ठीक है। कि जैसे वीक्स बीक्स का हमने वेरिएशन देखा डार्विन में, तो इसलिए बीक्स में वेरिएशन हुआ क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट्स में अपने आप को सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो है वो, अगर वो वेरिएशन कुछ ऐसी होती है जो इंफीरियर होती है, अब ऐसा वेरिएशन हो जाता है कि उसमें जो है वो वो अपने आप को सर्वाइव ना कर पाती, तो उन डार्विन ने कहा कि ऐसी वेरिएशन नहीं होती, वेरिएशंस वो होती हैं जो अपने आपको पहले से सुपीरियर बनाएंगी, जिससे वो दूसरी कंडीशन में अपने आप को यूटिलाइज, मतलब उन रिसोर्स से जो भी अवेलेबल है उनको बेटर यूटिलाइजेशन कर सके। तो हेरिटेबल होती है और ताकि वो मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी लीव करें, ठीक है। ये डार्विन का कंसेप्ट था। लेकिन अभी हम देखेंगे थोड़ा सा वेरिएशन दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, ठीक है। हेंस फॉर अ पीरियड ऑफ, बस वही चीज लिखा है, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये सब तो बात हमने फिनोटिपिकली करी कि हाँ बीक्स में चेंज आ गया, हाइट बढ़ गई, कम हो गई, ये सारे वेरिएशंस हुए। तो ये तो वेरिएशंस थे, बट ये एक्चुअली हो कैसे रहे हैं? ये जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं, जो भी इवोल्यूशन हो रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन होने के लिए ऑर्गेनिज्म में लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बट वो हो कैसा रहा है अल्टीमेटली, उनका मैकेनिज्म क्या है? तो उसके बाद क्या है कि देखो वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेशलाइजेशन अकर, इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड अबाउट, हमें पता है मेंडल के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स होते हैं, जीन की बात नहीं करी थी, उन्होंने कहा था फैक्टर्स होते हैं जो कि फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं, आदमी कैसा दिखेगा, ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा। लेकिन देखो डार्विन ने इसकी बात नहीं करी थी, या तो उन्हें पता था, उन्होंने बताया नहीं था, कीप साइलेंट थे, या तो जो है वो इग्नोर कर दिया था इन फैक्ट्स को, ठीक है। तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एक नया साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है। तो उनकी स्टडी थी इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या था, जो म्यूटेशन होता है वो मतलब इवोल्यूशन जो हो रहा है वो म्यूटेशंस कराते हैं, ठीक है, ना कि माइनर वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू द डार्विन, इवोल्यूशन वेरिएशंस की वजह से हुआ, जो कि माइनर थे, छोटे छोटे वेरिएशंस हो रहे थे। लेकिन ह्यूगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशंस ने इवोल्यूशन कराए, और जो कि माइनर नहीं थे, वो लार्ज थे। क्या था? A large differences arising suddenly in a population. He believed that it is mutation which causes evolution and not the minor variation. And जिसकी बात किया था किसने? जिसकी बात किया था डार्विन ने, कि वो हेरिटेबल होते हैं, तो वो नहीं था, ठीक है। हेरिटेबल मतलब वो उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग था कि वेरिएशंस के हिसाब से ही इवोल्यूशन होती है, बट इन्होंने क्या किया कि जो म्यूटेशंस होते हैं उसकी वजह से इवोल्यूशन होती है। सो म्यूटेशन, और जो म्यूटेशंस के फीचर्स क्या बताया उन्होंने, म्यूटेशन रैंडम होते हैं, डायरेक्शनलेस होते हैं, जबकि डार्विनियन के वेरिएशंस जो थे स्मॉल थे और डायरेक्शनल थे। इसका मतलब क्या है कि जो इवोल्यूशन होता है वो, मतलब जो म्यूटेशन होता है वो सडन होता है, लार्ज वेरिएशन होता है, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता। अगर जैसे हमने बोला कि डार्विन फिंचेज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो डार्विन फिंचेज का एग्जांपल में जो उनके बीक में चेंजेस आए थे, कि बीक उनकी चेंजेस हुई थी, तो ये डायरेक्शनल चेंज थे कि अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग जो उनको फूड अवेलेबल था उस हिसाब से उनके बीक्स में चेंज आया था, ठीक है। तो ये तो एक डायरेक्शन हो गई थी ना, डायरेक्शन के हिसाब से हुआ कि खाना अलग अलग था हर हैबिटेट में, इसलिए उनकी बीक्स में चेंज आया, क्योंकि बीक्स से खाते थे वो। तो ये तो एक डायरेक्शन हो गई कि हम पार्टिकुलर डायरेक्शन में बता रहे थे। बट ह्यूगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें कुछ नहीं पता कि क्या म्यूटेशन होगा और उससे क्या चेंजेस आएंगे बॉडी में। तो ये था अकॉर्डिंग टू द ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है। सो इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी। लेकिन ह्यूगो डी व्रीज वो उन्होंने क्या बोला कि एक सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन होती है, जिसको हम सैलेटेशन बोलते हैं। एक सिंगल स्टेप लार्ज मतलब एकदम एक सडन, किसी पॉपुलेशन में पहले कुछ ऐसे थे और एक इवोल्यूशन हुआ, मतलब एक म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से एकदम सडन चेंज आ गया उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको स्पेशिएशन बोलते हैं। तो सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन कॉल सैलेटेशन विच लीड्स टू स्पेशिएशन, ठीक है, जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक्स जिनको हमने डिस्कस करने बोला था, ठीक है। स्टडीज अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस ऑन द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।